चलिए, कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स और रीजनिंग की शाम 7 बजे से प्रत्येक दिन। तो आज उसी सीक्वेंस में हम आगे टॉपिक लेकर आए आपका। आज जो क्लास है आपकी वो रीजनिंग की क्लास होनी है, ठीक है। और जो रीजनिंग की क्लास है उसमें आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, कैलेंडर, जो कि आप सभी लोगों को डिमांड होती है कि कैलेंडर आप लोगों को देखना है। तो इस कैलेंडर को हम देखने जा रहे हैं। जितने भी आगामी परीक्षा है आपकी, चाहे आपकी लेक्चरर स्क्रीनिंग हो, चाहे आपकी डीएलएड हो, यूकेएसआई हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप सी के कोई भी एग्जाम हो, वहां पर कैलेंडर से आपका क्वेश्चन आता है। तो आज हम इस कैलेंडर को देखते हैं कि होता क्या है। तो थोड़ा सा जानेंगे कैलेंडर के बारे में और फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फिलहाल चलिए आज हम बात करेंगे कैलेंडर की कि कैलेंडर जो है वो होता क्या है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। मेनली कैलेंडर में आपसे, ठीक है, बेसिकली 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपसे पूछी जाती है डेट, कि इस डेट को कौन सा दिन रहा होगा। तो उस डेट को निकालने के लिए या उस डेट को जानने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना होगा और वो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनेंगे, इस चीजों को आप हमारे साथ देखिएगा। चलिए कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं हम। कैलेंडर, ठीक है। अगर हम बात करें कैलेंडर की तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, तो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, यानी दिनों की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, दिनों की संख्या कितनी होती है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिनों की संख्या कितनी होती है तो आपका जवाब होना चाहिए कि कितनी होती है भाई, कितनी होती है, 7 होती है ना। आंसर होगा आपका 7। डेज कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। कई लोग कहते हैं 365 आंसर, कई 366 कह रहे होंगे। तो ये आपका एक वर्ष में है। अगर सिर्फ दिनों की बात करेगा ना तो दिन 7 होते हैं। और ये दिन कौन से होते हैं, अगर आप देखो कि हम जिन दिन की बात कर रहे हैं ये कौन से होते हैं, ये होता है आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये ही 7 दिन होते हैं, इनको हम दिन कहते हैं। आप इसमें देखोगे कि लास्ट में क्या लिखा होता है, डे लिखा होता है। तो दिन अगर आपसे पूछा जाए तो दिन कितने होते हैं, 7। अगला जो बात करते हैं कि एक वर्ष में दिनों की संख्या, यानी कि 1 ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा भाई कितना, 365। तब आपका आंसर हो जाएगा 365। अगर आपसे पूछा जाएगा एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या, तब आपका आंसर 366 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष क्या है, तो लीप वर्ष वो वर्ष है जिस वर्ष दिनों की संख्या 366 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस वर्ष जो फरवरी है ना वो 29 दिनों का होता है, जबकि साधारण वर्ष में फरवरी जो है वो कितनी की होगी, 28 दिनों की होगी। अब बात करते हैं कि लीप ईयर आता क्यों है, इस दिन फरवरी 29 की क्यों होती है और कुल दिन आपके 366 क्यों होते हैं। तो कुल दिन तो इसलिए 366 हो जाते हैं कि यहां फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है क्या, कि लीप ईयर कहां से निकल के आता है। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई वो ये है कि जो पृथ्वी है ना वो सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में, सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में कितने, 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी एक सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। अब 365 क्या है भाई, 365 तो हो गया एक वर्ष, और जो ये आपके 6 घंटे थे ना, जो आपके 6 घंटे थे, ये 4 साल में कितने बन जाएंगे, 24 घंटे बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 24 घंटे बन जाएंगे। इसलिए 4 वर्ष बाद हमेशा आपका क्या जाता है, लीप ईयर आता है। ठीक है, हम एक साल को कितना मान लेते हैं भाई, एक साल का मतलब हुआ कि पृथ्वी ने सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाया, तो वो लगाया 365 दिन 6 घंटे। तो हमने मान लिया कि एक वर्ष 365 दिन का है।
ठीक है। अब जो ये 6 घंटे थे ना, एक साल में तो 6 घंटे थे, 2 में 12 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, 3 में 18 और 4 में 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे का मतलब क्या हो जाता है, एक दिन हो जाता है। तो 4 वर्ष बाद क्या होता है, एक दिन आपका एक्स्ट्रा निकल कर आ जाता है। तो क्लियर हो गया। तो लीप ईयर 4 वर्ष के अंतराल पर आते हैं। तो सबसे पहला लीप वर्ष, जो लीप वर्ष रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, चौथा वर्ष रहा होगा। इसके बाद अगला कौन सा रहा होगा, 8वां रहा होगा। इसके बाद अगला लीप वर्ष 12 रहा होगा। इसके बाद अगला लीप वर्ष 16, फिर 20 और ऐसे बढ़ते हुए लीप ईयर की संख्या आती रहेगी। आपने देखा कि पहला लीप ईयर 4 पे था, फिर 8 पे था, फिर 12 पे था, फिर 16, फिर 20, यानी कि 4 के टेबल में सारे के सारे लीप ईयर आएंगे। 4 के टेबल में सारे के सारे लीप ईयर आएंगे। तो जो नंबर 4 के टेबल में आएगा वो 4 से विभाजित भी तो हो जाएगा। जो भाई 4 के नंबर में आएगा वो 4 से विभाजित भी हो जाएगा। इसलिए लीप ईयर को पहचानने का तरीका क्या है, लीप वर्ष को जानने का तरीका क्या है, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। चलिए ऐसे क्रम में आपके आगे लीप ईयर चलते रहेंगे, 24, 28 और ऐसे वे अगले 4-4 साल के अंतराल पर आपका क्या आएगा, लीप वर्ष आएगा। तो लीप वर्ष को जानने का जो तरीका है वो क्या है कि वर्ष को क्या कर दीजिएगा, 4 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब लीप ईयर में क्या हुआ, बिल्कुल इसी प्रकार से चल रहा था कि 4-4 साल के अंतराल पर आपके लीप ईयर आ रहे थे। फिर एक व्यक्ति आए जिन्होंने 1582 में एक चीज बताई कि कैलेंडर में क्या हो गया कि 4 अक्टूबर 1582 के बाद जो अगली तारीख आ रही थी ना, वो 14 अक्टूबर 1582 आ रही थी। यानी 10 दिन का अंतर आ गया। कितने का अंतर, 10 दिन बीच में से कैलेंडर में से गायब हो रहे थे। तो ये किस व्यक्ति ने बताया, जिस नाम से आज हम कैलेंडर को जानते हैं ना, किस नाम से, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो एक ग्रेगोरियन भाई साहब थे जिन्होंने मैं बताया कि कैलेंडर में कहीं ना कहीं कमी है। क्या कमी है, उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हो ना कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का जो चक्कर लगा रही है, जिसे आप कह रहे थे 365 दिन और 6 घंटे का समय कह रहे थे, ये कह रहे थे, ये वास्तव में ये नहीं है। वास्तव में जो समय है वो 365 दिन है, 5 घंटे है, 46 मिनट है और 42 सेकंड है। ये आपका 56, यहां पर कितना है, 56 मिनट और आपका 42 सेकंड है। यानी कि जो एक पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है वो पूरे 6 घंटे नहीं, 365 दिन 6 घंटे नहीं है, कुछ कम है। और हम क्या कर रहे थे, ज्यादा ले रहे थे। तो क्या हो रहा था कि यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर 100 साल के अंतराल में यहां पर एक दिन कम हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था, एक दिन कम हो जा रहा था। 100 वर्षों में एक दिन आपका क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। तो आपका 1582 के बाद से क्या किया गया कि जो लीप ईयर था ना उसमें चेंजेज आ गए। लीप ईयर में क्या चेंजेज आए कि भाई 4 साल के अंतराल पे तो लीप ईयर आएगा, ठीक है, 4 साल के अंतराल पे तो लीप ईयर आएगा, बट जैसे ही सेंचुरी ईयर आ जाएगा ना 100 आएगा, यानी 96 के बाद 100 आएगा, इसे हम लीप ईयर नहीं मानेंगे। उसके बाद अगला जो आएगा 200 वर्ष, इसको भी लीप ईयर नहीं मानेंगे। फिर 296 आएगा, इसके बाद 300 आएगा, इसको भी लीप ईयर नहीं मानेंगे। तो जितने भी शताब्दी वर्ष थे यानी जो सेंचुरी ईयर थे उसको हमने क्या कर दिया, लीप ईयर की सूची से हटा दिया। तो आपने कहा कि लीप ईयर जो है आपका वो 4 साल के अंतराल पर आता है, बट अब जो लीप ईयर है वो 4 साल के अंतराल पर तो आता है, परंतु कभी कभी ऐसा समय आता है जब वो कितने वर्ष के अंतराल पर आ रहा है, 8 वर्ष के अंतराल पर आ रहा है। आफ्टर 8 ईयर आपका आ रहा है। क्लियर हो रही है बात, कितने ईयर में, 8 वर्ष के बाद आता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीप ईयर कितने वर्ष के बाद आता है, लीप ईयर्स कितने वर्ष के बाद आता है, और 4 ऑप्शन आपके पास होंगे ए बी सी डी, और 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा, या 4 या लिखा होगा 8, 4 या 8। तो क्या जवाब देंगे आप, तब आपका आंसर हो जाएगा 4 या 8, यानी 4 इंग्लिश में बोले और 8, यानी 4 और 8 में से
कोई एक होगा जो लीप ईयर आएगा। आप 4 पे टिक नहीं करोगे। अच्छा, अगर ये ऑप्शन नहीं है, यहां 5 लिखा है, तो अब आप आंसर 4 करोगे। अमूमन ज्यादातर 4 साल के अंतराल पर आपका क्या आता है, लीप ईयर आता है, पर हमेशा 4 साल के अंतराल पर नहीं आएगा। आपने देखा जब बीच में सेंचुरी ईयर आएगा तो यहां पर कितने साल के बाद आता है, 8 साल के बाद। तो हमने क्या करा, यानी ग्रेगोरियन साहब ने क्या कहा कि आपका जो कैलेंडर है ना, जो भी आपका सेंचुरी ईयर होगा, भाई ये 4 से डिवाइड हो रहा था, बट ये इसको हम क्या नहीं मानेंगे, लीप ईयर नहीं मानेंगे। ऐसा करने पर क्या हो रहा था, कैलेंडर में थोड़ा सा चेंजेस आ रहे थे, यानी सही हो रहा था। अब जब उन्होंने देखा कि सारे के सारे सेंचुरी ईयर को लीप ईयर की सूची से हटा दिया गया, तो फिर दोबारा गड़बड़ हो गई। अभी दिन आपके बीच से गायब हो रहे थे, अब दिन एक्स्ट्रा हो रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि कहा 400 साल के बाद जो सेंचुरी ईयर आएगा, यानी कि पहला जो 400 वर्ष आया ना सेंचुरी ईयर, ये लीप ईयर मान लो, इसको लीप ईयर मान लो। इसके बाद 400 के गैप में, 400 के गैप में जो भी आएगा सेंचुरी ईयर, उसको लीप ईयर मान लो। पहले तो सारे के सारे सेंचुरी ईयर हटा दिए, फिर क्या किया कि 400 साल में जो आया सेंचुरी ईयर, उसको लीप ईयर मान लिया गया। उसके बाद 400 के अंतराल पर जितने भी शताब्दी वर्ष आएंगे, किसकी बात कर रहे हैं, सेंचुरी ईयर की, उसको लीप ईयर मान लेंगे। तो हमने कहा कि जैसे 400 आया ये सेंचुरी ईयर, 800 सेंचुरी ईयर आया, 1200 सेंचुरी ईयर आया, 1600 आया, 2000 आया, और सोन आगे 2400 वगैरह आएंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। पहले 1582 से पहले तो सारे के सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर होते थे, फिर सेंचुरी ईयर को लीप ईयर की सूची से हटा दिया गया। उसी समय फिर एक निर्णय लिया गया कि जो 400 वर्ष है ना सेंचुरी ईयर, इसको मान लेते हैं, 800 को मान लेते हैं, 1200। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ये 400 के क्या है, सारे मल्टीपल है, यानी 400 के अंतराल पर आ रहा है, 400 के गुणज है, तो ये नंबर क्या होंगे, 400 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि लीप ईयर को पहचानने का तरीका क्या है भाई, लीप ईयर को पहचानने का तरीका है कि जो साधारण वर्ष है ना, यानी सेंचुरी ईयर नहीं है, उसको तो 4 से डिवाइड करना है, और जो आपका सेंचुरी ईयर है यानी शताब्दी ईयर है, उसे किससे डिवाइड करके देखना है, 400 से डिवाइड करके देखना है। क्योंकि अगर सेंचुरी ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा, उस हिसाब से वो क्या होना चाहिए, लीप ईयर। पर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता है, कौन सा, जो 400 से डिवाइड नहीं होता है। तो 400 से क्यों डिवाइड करते हैं और 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, बताइए। क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास यहां से लीप ईयर से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। लीप ईयर के 2 कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुए कि भाई लीप ईयर एक तो 4 और 8 साल के अंतराल पर आता है। लीप ईयर जो है वो 4 ईयर और 8 ईयर के डिफरेंस में आएगा। दूसरा, लीप ईयर जो है ना, आपका जो लीप ईयर है उसको पहचानने का तरीका है या तो 4 से डिवाइड करेंगे या 400, यानी कि जो साधारण वर्ष होंगे उसे 4 से डिवाइड करेंगे, और जो आपके सेंचुरी ईयर होंगे उसे किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। साधारण वर्ष को किससे, 4 से करेंगे, और सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड कर देंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, बताइए, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, और 400 से क्यों करेंगे ये भी समझ में आ गया। 1582 से पहले सारे के सारे सेंचुरी ईयर क्या थे, लीप ईयर थे। अगर मैं कहता हूं क्या 2024 लीप ईयर है, तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 4 से डिवाइड करने का एक रूल है जिसे आप मैथ में पढ़ते हैं। क्या रूल है कि 4 से आखिरी 2 अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाए तो नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2024 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसलिए क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। जैसे 2025 है, 2025 4 से डिवाइड होगा, भाई 25 है लास्ट में, 4 से विभाजित नहीं होता है, तो ये वर्ष आपका लीप ईयर की श्रेणी से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि ये आपका लीप ईयर नहीं होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अभी जो शताब्दी वर्ष गया रिसेंटली, वो कौन सा था, सन 2000।
क्या ये 2000 लीप ईयर था? तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, ये लीप ईयर है या नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है, इसलिए इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। इससे पहले 1900 रहा होगा, क्या ये लीप ईयर रहा होगा? तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, किससे डिवाइड करेंगे, 400 से क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। अगर साधारण होता तो 4 से करते, तो देखा 2 0 से 2 19 नहीं करता है, तो ये लीप ईयर नहीं है। आने वाला अपकमिंग सेंचुरी ईयर कौन सा है, 2100 है, क्या 2100 लीप ईयर होगा? तो ये सेंचुरी ईयर है, इसे 400 से डिवाइड करके देखेंगे, ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका लीप ईयर नहीं होगा। क्या इतनी चीज क्लियर होगी, क्या इतनी बात क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि लीप ईयर की संख्या किस प्रकार निकाले, लीप वर्ष की संख्या कि कितने लीप वर्ष है। अगर मैं आपसे पूछूं एक वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, तो भाई आप ये पूछेंगे कि एक वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, तो कौन सा वर्ष है। अगर आपको नहीं दे रखा है कि कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि एक वर्ष में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, तो आप कहोगे या तो होगा 0, या फिर आप कह दोगे क्या, या तो 0 कह दोगे या फिर 1 कह दोगे, यानी 0 या 1, या तो होगा या फिर नहीं होगा, या तो होगा या नहीं होगा, यानी 0 और 1 आप कह देंगे। अगर मैं कहता हूं 2 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 2 वर्ष। अब जब 2 वर्ष की बात करेंगे ना, तो जो ये 2 वर्ष होंगे ये आपके क्रमागत होंगे, लगातार होंगे कौन से ये हमें नहीं पता, बट ये कंफर्म है कि ये जो वर्ष होंगे ये कैसे होंगे, लगातार होंगे, क्रमागत होंगे। तो 2 वर्ष में या तो लीप वर्ष आएगा या फिर नहीं आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 0, तो आंसर हो जाएगा 0 या 1। अगर मैं कहता हूं 4 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या, तो बताइए 4 वर्ष में कितने लीप ईयर हो सकते हैं, तो आप बोलोगे 1 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 0। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 में तो लीप ईयर आएगा ही आएगा, बट ध्यान करिए कि हमने कहा था कि जैसे ही कोई शताब्दी वर्ष आए और जो 400 से विभाजित नहीं होता है वो आपका लीप वर्ष नहीं होता है, तो 8 साल लगता है। जैसे हमने कहा कि 98 ले लेंगे तो 98, 99, 100 और 101, तो ये 4 लगातार वर्ष है ना, कोई लीप वर्ष है इसमें नहीं। तो कई बार 8 साल के अंतराल पे भी लीप वर्ष आता है, तो आप कहोगे 0 या 1, 0 या 1 होगा इसका आंसर। अगर मैं कहता हूं 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष होने की संभावना है, तो भी आप कहोगे 0। भाई 1 तो आपका 0 होगा, क्योंकि 8 साल का भी टेन्योर है कि जहां 8 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो कौन से 5 साल है हमें नहीं पता, तो 1 तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 या फिर 2। अब ये 2 का कॉन्सेप्ट कैसे आया, भाई 4 साल में तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 4 साल के अंतराल पर लीप ईयर आता है, तो 2 की संभावना नहीं है। बट जैसे ही 5 आया ना, तो जैसे अगर मैं ले लूं 2024, 2025, 2026 और 2027 और 2028, तो अगर आप लीप ईयर से लोगे ना, तो 5 साल में कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 2 लीप ईयर आ जाएंगे। तो 5 वर्ष में कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 2 लीप ईयर आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा भाई 5 वर्ष में या तो 0 या 1 या 2 होंगे। अगर 6 की बात करेंगे ना, तो 6 वर्ष में भी यही आंसर होगा, 0 या 1 या 2। या तो 2 हो सकते हैं या 1 या 0, इन 3 में से कुछ भी हो सकता है। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा कि 5 वर्ष में कितने लीप ईयर है, तो लीप ईयर निकालने के लिए आप डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 4 से 1 टाइम डिवाइड हुआ और शेषफल 1 बच गया। इसका मतलब है कि 5 साल में एक तो 1 होगा, ठीक है, दूसरा 1 कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि 8 साल वाला गैप आ जाए, जहां 8 साल में लीप ईयर आता है, तो 1 कम करके इसका क्या कर देंगे, 0। तो 1 या 0 तो आ गया। अगर यहां शेष बच रहा है तो आप ध्यान रखेंगे 1 और बढ़ा देंगे, यानी 2 कर देंगे। शेष कुछ भी बचे, 2 बचे 3, वहां 1 बढ़ेगा। जैसे हम कहेंगे 6 वर्ष में कितने लीप ईयर हो सकते हैं, तो 6 वर्ष में कितने लीप ईयर हो सकते हैं, तो 6 को 4 से डिवाइड किया एक बार, और कितना है 4 और 2 शेषफल, तो 1 तो 1 हो गया जो ये था। 1 इससे 1 कम कर देंगे, और वो 1 कम क्यों करेंगे, 8 साल के अंतराल पर जो लीप ईयर आता है उसके वजह से, तो या 0 आ जाएगा।
और या 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहां शेष बच रहा है। शेष कुछ भी बचे इस पर एक और जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा 2। तो 6 वर्षों में कितने लीप ईयर होने की संभावना है? 0, 1 या 2, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष होने की संभावना है, तो 10 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड, 2 बार कटेगा, 8, 2 से स्पल, तो 2 हो गया। और आपको पता है कि ऐसा दौर भी आ सकता है जहां 8 साल के बाद आए, बट वो एक बार आएगा, फिर 100 साल बाद आएगा, तो लगातार 2 बार तो नहीं आ सकता है ना, तो 1 माइनस कर देंगे, यानी 2 के साथ 1। अब 0 की संभावना हट गई, क्यों? क्योंकि 8 साल में तो लीप ईयर आएगा ही आएगा, तो 1 या 2 और या 3 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां शेष बच रहा है, तो 3 हो जाएगा। तो 10 वर्ष में 1 या 2 या 3 लीप वर्ष होने की संभावना होगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं 8 वर्षों में, कितनी बात करता हूं? 8 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार, ठीक है, और शेषफल 0, तो 2 आएगा कि 2 हो सकते हैं, और 1 माइनस हमेशा हो जाएगा, 1 और क्या या 3 होगा? नहीं, क्योंकि यहां शेषफल कुछ नहीं है, तो 1 या 2 की संभावना है। 8 वर्ष में कितने लीप ईयर होने की संभावना है? 1 या 2। ऐसा कब होगा? जब हमें नहीं पता है कि कौन से वर्षों के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूं 20 वर्ष में बताओ कितने लीप ईयर होंगे, तो 20 को क्या करोगे? 4 से, 4 पंजे 20, यानी कुछ भी शेषफल नहीं बचा, तो 5 हो जाएगा, या इससे 1 कम कर देंगे, यानी कितना कर देंगे? 4। 1 कम क्यों होगा? 8 के वजह से। क्या 1 प्लस करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां शेषफल नहीं बच रहा है। अगर कहते हैं कि 50 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे, तो इस 50 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर लेंगे, और 1 बार 4, 2 20, है ना, सॉरी 1 10, 2 बार आपका 8, 2 शेषफल आएगा, तो क्या आ गया? 12 तो आ गया, या 1 कम तो होगा ही होगा, 11। क्या 1 प्लस करके 13 लिख सकते हैं? 11 या 12, 13 तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहां शेष 2 है, तो यहां 1 प्लस कर सकते हैं, तो 11 या 12 या 13 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्या है? लीप ईयर हो सकते हैं। तो 50 वर्ष में 11, 12 या 13 लीप ईयर हो सकते हैं, बट ये कब होगा? जब आपके पास कोई निश्चित वर्षों का नहीं दे रखा होगा डाटा कि कौन से वर्ष है। कोई से भी वर्ष की बात करेगा तो आपके 11 हो सकते हैं 50 सालों में। क्या संभावना है लीप वर्ष आने की? 11 की है, 12 की है या 13 की? इन 3 में से कोई भी एक चीज हो सकता है। क्लियर है? ये तो तब थी जब आपके पास कोई वर्ष नहीं दे रखे है कि वर्ष कौन से है। अच्छा, अगर आपको निश्चित वर्ष दे दे, यानी कि अगर मैं कहूं कि प्रारंभिक 1 वर्ष में, यानी स्टार्टिंग के 1 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, स्टार्टिंग के 1 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो क्या करेंगे भाई? 1 में जो स्टार्टिंग का पहला वर्ष था, क्या वो लीप वर्ष था? नहीं था ना, तो यानी कि 1 भी नहीं होंगे, यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कहता हूं स्टार्टिंग के 2 वर्ष में, स्टार्टिंग के 2 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, तो स्टार्टिंग के 2 वर्ष में कोई भी लीप वर्ष नहीं आया। स्टार्टिंग के 4 वर्ष की बात करता हूं तो कितने लीप ईयर होंगे? 1 ही लीप ईयर होगा। यहां ना माइनस करने की जरूरत है ना प्लस, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 वर्षों की बात कर रहे हैं तो उसमें 1 ही लीप ईयर आएगा। स्टार्टिंग के 6 वर्षों की बात करेंगे तो उसमें भी कितना आएगा? 1। स्टार्टिंग के 8 वर्ष की बात करेंगे तो कितने लीप ईयर आएंगे? 2। स्टार्टिंग के 10 वर्ष की बात करेंगे तो यहां कितने लीप ईयर आएंगे? 2। तो जब स्टार्टिंग से हम बात करेंगे ना, तो जितने बार विभाजित होगा, जितने बार वो डिवाइड होगा ना, बस उसी को हम क्या मान लेंगे? लीप वर्षों की संख्या। तो जैसे हमने कहा 10 वर्ष में कितने लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड किया, 2 बार 8, शेषफल कुछ भी बचा, कुछ नहीं लेना, तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे? आपके 2 लीप ईयर। जैसे हम कहते हैं कि 20 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो बताइए 20 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा? 5। तो लीप ईयर की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो लीप ईयर की संख्या 5 आ जाएगी। अगर कहता हूं कि 40 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे?
10 आ जाएंगे। 50 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? तो 50 वर्ष कौन से है? ये सारे वर्ष कौन से? प्रारंभिक, स्टार्टिंग से। तो 50 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 12। भाई 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कम 4 1 0, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया? 12 बार विभाजित हुआ। तो 50 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 12 लीप ईयर। अब बात करते हैं 100 वर्ष में। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 100 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 0, 5 बार 25 कट गया, तो कितने होंगे? 25। बस यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक 100 वर्षों की बात कर रहे हैं, और यहां पर जो 100वां वर्ष है ना, वो लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि वो 400 से विभाजित नहीं होता है। इसीलिए जो 100वां वर्ष था वो 4 से तो विभाजित हुआ होगा, वो 4 से तो विभाजित हुआ होगा, परंतु वो 400 से विभाजित नहीं होता है, तो वो लीप ईयर की सूची में नहीं होगा। तो -1 कर देंगे। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे? 24 आएंगे। तो यहां से ध्यान रखिएगा ये नोट कि 100 वर्ष में, यानी अगर 100 वर्ष है तो लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी 25 - 1 कितना? 24। अगर 24 लीप है तो साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे? साधारण वर्ष हो जाएंगे आपके, साधारण वर्ष हो जाएंगे 76, क्योंकि टोटल आपके कितने हैं? 100। लीप वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 24 ऐसे वर्ष होंगे जिसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 366, और 76 ऐसे वर्ष होंगे जिसमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 365। यही है। अगर मैं 200 वर्ष की बात करूं, 200 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 200 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 बार आपका 20 कट गया, 0 तारा नहीं कट रहा है तो यहां 0, यानी कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। पर 200 वर्ष में 2 ऐसे वर्ष है जो आपके क्या है? शताब्दी वर्ष। कौन कौन से है? एक तो 100 है और एक 200 है। ये दोनों 4 से विभाजित हुए होंगे, ये दोनों 4 से विभाजित हुए होंगे, परंतु ये 400 से विभाजित नहीं होते हैं, तो ये लीप ईयर नहीं होते हैं। जबकि ये 4 से दोनों डिवाइड हुए हैं, जिस वजह से 50 आया, तो -2 करके कितना कर देंगे? 48। 200 वर्ष में कितने होंगे? 48 लीप ईयर होंगे। 300 वर्ष की बात करूं, 300 वर्ष की बात करूं तो कितना आ जाएगा? 75 - 3, यानी 72 आ जाएगा। यानी 300 को 4 से डिवाइड करोगे तो 75 आएगा, और 75 में से 3 माइनस कर दोगे। कौन कौन से 3 माइनस करोगे? एक 100वां वर्ष, एक 200 वाला और एक 300 वाला। ये तीनों सेंचुरी ईयर है जो 4 से विभाजित हो रहे थे, परंतु ये 400 से नहीं होते, तो ये लीप ईयर की सूची से बाहर है, तो यानी कि 3 माइनस कर देंगे। फिर बात करेंगे 400 वर्ष में। 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 400 वर्ष में होंगे 100 - 3। यहां -3 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 4 सेंचुरी रहेंगे, 100, 200, 300 और 400। ये 100 भी लीप ईयर नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा, बट 400 आपका क्या होता है? लीप ईयर होता है। इसलिए 400 वर्ष में भी 3 माइनस करेंगे, 97 आपके क्या होते हैं? लीप वर्ष। ये सारे के सारे वो वर्ष है जो हम क्या बात कर रहे हैं? प्रारंभिक वर्षों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रारंभिक वर्षों की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो ईयर्स है वो है। क्लियर है? ये कौन से है? स्टार्टिंग के जो ईयर्स है, प्रारंभिक जो वर्ष है, हम उनकी बात यहां पर कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप नोट कर लोगे कि वर्ष कितने? 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं? आप याद रखोगे कितने? 24। 200 में कितने होते हैं? 48। 300 में कितने होते हैं? 72। और 400 में कितने होते हैं? 97 आपके लीप वर्ष होते हैं। क्लियर हो गया? लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपसे लीप वर्ष प्रारंभिक की बात करेगा तो जितने बार विभाजित होगा उतने ही लीप ईयर होंगे, बट अगर सेंचुरी ईयर बीच में आ रहा है तो उसको चेक कर लेंगे। बट अगर आपको निश्चित वर्ष नहीं दिए गए तो आपको एक घटाना है, और अगर शेषफल बढ़ रहा है तो एक बढ़ाना भी है, अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो बढ़ाना नहीं है, परंतु एक आपको हमेशा घटाना है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहां तक कोई बच्चे कोई दिक्कत, किसी को भी कोई प्रॉब्लम लीप ईयर में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर आपको समझ में आ गया होगा, यहां से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे।
अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और वो कॉन्सेप्ट है आपका शेष दिनों का। शेष दिन या इसको हम कहते हैं विषम दिन, शेष दिन या कहते हैं विषम दिन, और इंग्लिश में इसको ऑड डेज भी कहते हैं, ऑड डेज भी कहते हैं। क्या होता है शेष दिन, विषम दिन और ऑड डेज क्या है? कैलेंडर में जो सारा का सारा खेल है ना, वो इसी का ही है, शेष दिन निकालो और आंसर पाओ, है ना। तो शेष दिन कैसे निकालेंगे, जरा इसको समझिएगा कि शेष दिन का मतलब क्या है। अगर दिन शेष बच जाए तो उसे शेष दिन कहते हैं। अब दिन होते कितने हैं? 7। अगर दिनों की संख्या को आप दिन से डिवाइड कर दो, यानी 7, दिन का मतलब क्या हुआ, 7 से डिवाइड कर दो, तो जो यहां शेष बचेगा ना, वो आपका क्या होगा, शेष दिन होगा। क्या कहा, दिनों की संख्या को यदि दिन से डिवाइड कर दो तो जो भी शेष बचेगा ना, वो आपका क्या होगा, शेष दिन होगा। यानी जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो आपका रिमेनिंग डेज या ऑड डेज कहलाएगा। अच्छा, शेष दिन क्यों निकालते हैं? शेष दिन निकालने का मतलब क्या है, क्यों शेष दिन निकालने की जरूरत पड़ती है? जैसे आप समझिएगा जरा कि हमने कहा 1 तारीख कैलेंडर आपका स्टार्ट हुआ होगा ना, 1 जनवरी सन 1, 1 जनवरी सन 1 को आपका क्या हुआ होगा, कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा। क्लियर है? तो 1 तारीख को आपका जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ है ना, वो किससे हुआ है, मंडे से। फिर 2 तारीख को आपका क्या रहा होगा, ट्यूसडे। 3 को क्या रहा होगा, वेडनेसडे। फिर 4 को क्या रहा होगा, आपका थर्सडे। फिर 5 को क्या रहा होगा, फ्राइडे, शुक्रवार। फिर 6 को क्या रहा होगा, सैटरडे। और फिर 7 तारीख को क्या रहा होगा, संडे। फिर 8 को आए होंगे तो दोबारा से आपका दिन क्या स्टार्ट हुआ होगा, मंडे स्टार्ट हुआ होगा। क्लियर है? तो यहां पर देखो 7 दिन के बाद कैलेंडर फिर रिपीट हो रहा है, यानी कि आपका जो दिन है ना, वो आपका फिर रिपीट हो रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 7, जैसे 8 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हम उसमें से 7 माइनस करा, यानी 1 आया, तो 1 को कौन सा दिन था, वही 8 को होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो माइनस कब तक करते रहे, जैसे आज निकालना है तो 1 तारीख 1 जनवरी 2001 से आज तक माइनस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो अगर माइनस ना करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा 8 को 7 से डिवाइड किया तो इसमें 1 जोड़ा बन गया, बचा 1, यानी 1 शेष बचने का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, कि जो 1 शेष है ना, यानी जो 1 तारीख को जो दिन था वही 8 तारीख को होगा। जैसे हमने कहा 25 दिन हो गए, कैलेंडर स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए, 25। तो आज कौन सा दिन होगा, तो 7 से डिवाइड किया, 4 बार कट गया, ये आपका 28 बचा कितना, सॉरी 25 था, 3 बार कट गया, 21 बचा कितना, 4। ये 4 का बचने का मतलब हुआ कि 7 के तो 3 जोड़े बन गए, यानी 7 सप्ताह चले गए, और साथ में आपको 4 दिन बच गए। यानी कि जो आपके स्टार्टिंग का चौथा दिन था ना, जो सबसे पहला चौथा दिन था, वही आपका 25 तारीख को होगा। तो हम क्या करते हैं, कुल दिन जो है उसमें से शेष दिन निकाल देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि स्टार्टिंग के जो ये 7 दिन में से कौन सा दिन वहां पर आएगा, इसलिए शेष दिन निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1 वर्ष में अगर मैं आपसे पूछूं 1 वर्ष में शेष दिनों की संख्या कितनी होगी, 1 वर्ष में शेष दिनों की संख्या कितनी होगी, तो हमने कहा कि 1 वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे। यहां 365 इसलिए लिखा क्योंकि ये दिन है, तो यहां भी आपको दिनों की संख्या चाहिए। आप 1 वर्ष नहीं लिख सकते, आपको 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं वो लिखने होंगे। तो 7 से 5 बार कटेगा कितना, 35, बचेगा कितना, 1 और 5। 7 से 2 बार कटेगा 14, बचेगा कितना, 1। अब 1 शेष दिन आ गया, यानी कि 1 वर्ष में कितने शेष दिन होते हैं भाई, 1 वर्ष में आपका 1 शेष दिन होता है। अब देखो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करने का मतलब होता है चीजों को बांटना। अब 365 दिनों को जब हमने बांटा ना, तो कितने बार विभाजित हुआ, 52 बार विभाजित हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 365 के अंदर देखे ना, तो ये 7 का जो पेयर है, जो ये 7 दिनों का समूह है, इसको क्या कहते हैं, सप्ताह यानी कि वीक कहते हैं। तो कितने वीक आ जाएंगे, 52 वीक आ जाएंगे, 52 सप्ताह होंगे, और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 1 दिन बचेगा। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि भाई 365 दिन को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं
तो 52 बार विभाजित हो जा रहा है। 52 बार विभाजित होने के बाद एक शेष दिन बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 7 दिन के कितने आपके 52 जोड़े बन गए, 1 2 3 और कितने जोड़े 52। उसके बावजूद भी आपके पास एक दिन बचा हुआ है, उसके बावजूद भी आपके पास क्या है, एक दिन बचा हुआ है। तो देखो सप्ताह कब बनेगा, अगर हम मंडे से शुरू करें तो खत्म कब होगा सप्ताह, संडे पर होगा या नहीं होगा, यानी कि 7 के 7 दिन आपके इसमें आने चाहिए। अगर कोई सप्ताह संडे से शुरू हुआ हो यानी रविवार से शुरू हुआ हो तो वो कहां खत्म हो जाएगा, सैटरडे पे, एक दिन पहले पे। तो जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ वो मंडे से हुआ, तो मंडे से सप्ताह यानी कहां तक, संडे तक, एक सप्ताह ऐसे आया। फिर दूसरा आया होगा मंडे से संडे तक, फिर ऐसे मंडे से संडे, ऐसे करते हुए कितने आगे, 52 सप्ताह। और उसके बावजूद भी एक दिन यहां पर बच गया। और इस एक दिन बचने का मतलब क्या हुआ होगा भाई, 52 तो सप्ताह आ गए, एक दिन बच गया। अब जो ये एक दिन बचा होगा वो कौन सा बचा होगा, जो पहला दिन था ना, तो यानी कि जो ये बचा हुआ दिन है ये कौन सा है, मंडे। अब यहां से दो चीजें आपको क्लियर होती है, क्या कि वर्ष जिस दिन से शुरू हुआ है, वर्ष कब से शुरू हुआ है, मंडे से, तो खत्म भी कहां हुआ, मंडे पर। एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, यदि कोई वर्ष सोमवार से, अगर कोई वर्ष सोमवार से प्रारंभ हो तो उस वर्ष कितने सोमवार होंगे। अगर कोई वर्ष आपका सोमवार से प्रारंभ हो, अगर कोई वर्ष आपका सोमवार से प्रारंभ हो तो उस वर्ष कितने सोमवार होंगे, ये आपको बताना है। तो बताओ जरा क्या आंसर हो सकता है कि अगर कोई वर्ष सोमवार से स्टार्ट हुआ हो, यानी कि आपने देखा कि 52 तो ये सोमवार थे, एक और एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कितने मिल गए, 53। इसके अलावा जो भी बाकी दिन होंगे वो सारे कितने आएंगे, 52 आएंगे। वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर समाप्त होता है। साथ में वर्ष का जो पहला दिन है ना, उसका जो दिन है वाला दिन आपके 53 बार आते हैं, बाकी जो बचे हैं वो कितने बार आएंगे, 52 बार। क्लियर है क्यों आएंगे, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि एक शेष दिन बच रहा है। अगर इसके साथ 6 और दिन होते तो एक सप्ताह और बन जाता, तो ये अकेला दिन है तो कितने आ जाएंगे, जिस दिन से प्रारंभ होगा वो आपके 53 होंगे, बाकी जितने भी है वो 52। अगर कोई वर्ष, जरूरी नहीं है कि सोमवार से शुरू हो, कोई वर्ष मंगलवार से शुरू हो सकता है, यानी ट्यूसडे से हो सकता है, तो इस सप्ताह कहां खत्म होगा, मंडे। तो यहां पर कितने ट्यूसडे होंगे, ये आपके 53 होंगे, क्योंकि एक दिन आपका और एक्स्ट्रा बचेगा। वो कौन सा बचता है, जो पहला दिन होगा। और बाकी कितने बार आएंगे, 52। बाकी के जो दिन होंगे वो कितने होंगे, 52 दिन होंगे। यानी वर्ष का पहला दिन आपका 53 बार आएगा। इसके अलावा जो भी है वो सारे के सारे दिन कितने बार आएंगे, आपके 52 बार आएंगे। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है भाई, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ये तो रहा आपका एक वर्ष। और कैसा वर्ष था, साधारण वर्ष। अगर मैं कहूं एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितने शेष दिन होंगे, एक लीप वर्ष में शेष दिनों की संख्या तो कितनी होगी, एक लीप वर्ष में शेष दिनों की संख्या, तो एक लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, 366 होते हैं, 366 होते हैं। और इसे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 5 बार 35 कटेगा, 1 16 और 2 बार आपका 14, यानी 2 शेषफल बच जाएगा। यानी कि एक लीप वर्ष में जो शेष दिनों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, वो आपकी आ जाएगी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 52 बार विभाजित हुआ, 52 बार विभाजित होने के बावजूद भी 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। तो एक तो आपके शेष दिन कितने हो गए, 2। और आपका मतलब ये हुआ कि आपके 52 तो क्या हो गए, आपके 52 तो सप्ताह हो गए, साथ में 2 दिन यहां पर एक्स्ट्रा बच गए। अगर मैंने माना कि कोई लीप वर्ष मंडे से शुरू हुआ हो, तो आपको पता है मंडे से संडे एक सप्ताह, तो यहां भी मंडे से संडे एक सप्ताह, 2 दिन यानी मंडे और इससे आगे वाला ट्यूसडे,
कितने बार आ जाएंगे? 53 बार आ जाएंगे। कितने बार? 53। बाकी जो बचे हैं वो कितने बार आएंगे? वो आपके 52 बार आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लीप वर्ष का जो वर्ष है जिस दिन से शुरू होता है उससे एक दिन आगे पर खत्म होता है। क्या कह रहे हैं कि लीप वर्ष का पहला दिन, यानी जैसे 2024 है ना, 2024 का यदि 1 जनवरी संडे को थी तो 31 दिसंबर किसको होगा? मंडे को होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है, एक दिन आगे फिनिश होता है। अगर साधारण वर्ष होता यानी कि आपका नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर होता तो 1 जनवरी को यदि मंडे है ना तो 31 दिसंबर को भी क्या होता? मंडे होता। साधारण वर्ष में वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म होता है, जबकि लीप ईयर में एक दिन आगे खत्म होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि लीप ईयर जो है ना उसमें जो पहले के स्टार्टिंग के 2 दिन होते हैं ना, वर्ष के स्टार्टिंग के जो 2 दिन होते हैं वो चाहे कोई से भी हो, वो आपके कितने बार आएंगे? 53 टाइम्स आएंगे। बाकी जो बचे हैं वो आपके कितने टाइम आएंगे? 52 टाइम्स आएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गई। अगर आपने कहा कि एक साधारण वर्ष में शेष दिन कितने होंगे? एक साधारण वर्ष में शेष दिन 1 होता है, और एक लीप वर्ष में शेष दिन कितने होते हैं? तो एक लीप वर्ष में शेष दिन होते हैं 2। अगर मैं कहूं जनवरी के माह में शेष दिनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। इसको क्या करोगे? 7 से डिवाइड, 4 बार 28 कटेगा, यानी कितने शेष दिन होते हैं? 3। 31 दिन का महीना है जनवरी, उसमें शेष दिन कितने होते हैं? 3। अब 4 बार विभाजित हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 तो सप्ताह हो गए, और उसके बाद दिन कितने बच गए? 3 दिन बच गए। उसके बाद दिन कितने बच गए? 3। तो माना जनवरी का जो महीना है वो मंडे से शुरू हुआ हो, तो आपको पता है कि मंडे से संडे यानी कि 4 सप्ताह ही हो गए। उसके बावजूद भी 3 दिन बचे हैं, तो कौन कौन से होंगे? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आप कहोगे यदि कोई वर्ष की जनवरी सोमवार से शुरू हो तो उस महीने 5 सोमवार होंगे, 5 मंगलवार होंगे, 5 बुधवार होंगे, और बाकी के बचे हुए जो आपके 4 दिन हैं वो कितने होंगे? 4 होंगे। बाकी के 4 होंगे और ये 3 दिन आपके 5 आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि मंडे से शुरू हुआ, ट्यूसडे से शुरू हुआ तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी स्टार्टिंग के जो 3 दिन है वो आपके 5 बार आएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं वो 4 आपके दिन होंगे। क्लियर है? क्योंकि 3 शेष दिन बच रहा है, तो यानी 3 दिन आपके एक्स्ट्रा है। तो जनवरी में महीने में कितने शेष दिन होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कितने शेष दिन होते हैं? 3 शेष दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में कितने शेष दिन होते हैं? 1। एक लीप ईयर में कितने शेष दिन होते हैं? एक लीप ईयर में 2 शेष दिन। अच्छा, आपने कहा कि एक वर्ष में ना 1 शेष दिन होता है। कितने शेष दिन होता है? 1। तो 2 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे? तो 2 वर्ष में आपको पहले ये निकालना है ना कि दिन कितने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष में दिन 365 प्लस 365 होते हैं। अब इसे क्या करना है? 7 से डिवाइड, और जितना शेषफल बचेगा वो आपके शेष दिन होंगे। तो या तो चाहे दोनों को जोड़कर 7 से डिवाइड कर दो या अलग अलग कर दो। यहां से भी कितना बचेगा? 1, यहां से भी कितना बचेगा? 1, और बीच में क्या है? प्लस। तो कितने आ जाएंगे? 2 शेष दिन। तो 2 वर्षों में, यानी या तो दोनों को टोटल कर दो, क्लियर है, तब 7 से डिवाइड कर दो, या फिर अलग अलग, 1 साल में 1 शेष दिन, 2 साल में, दूसरे में भी 1 साल में 1, तो मिलकर कितने हो जाएंगे? 2 शेष दिन हो जाएंगे। तो 2 वर्ष में कितने शेष दिन हो जाएंगे? 2। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 वर्ष में शेष दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 365 प्लस 365 प्लस 365। 3 अलग अलग वर्ष है, और 7 से डिवाइड, यहां से 1 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, यहां से 1, तो टोटल कितना बचेगा? 3। अगर तीनों को 7 जोड़ दोगे ना तो भी आपका जो शेष बचेगा ना वो कितना बचेगा? 3 बचेगा। जैसे मैं कहता हूं ना कि आपको 10 को भाग देना है 3 से, तो कितना शेष बचेगा आपको ये देखना है, ठीक है। या फिर मैं कहता हूं कि 7 को भाग देना है 3 से, कितना शेष बचेगा? तो 3 दूनी 6, यानी कितना बचेगा? आप इसे ऐसे लिख लो 4 प्लस 3, और इसको आपको क्या करना है?
3 से भाग देना है। तो यहां से कितना बचेगा 1 और यहां से कितना बचेगा आपका, यहां से 0 बचेगा। तो 1 + 0 कितना आएगा 1। अगर 8 को 3 से भाग देना है, 8 को 3 से भाग देना है तो कितना शेष बचेगा, 3 दूनी 6 यानी 2 शेष। अगर आप 4 + 4 को 3 से भाग दे दो तो यहां से 1, यहां से भी 1 बचेगा। तो कुल मिलाकर कितना बचेगा 2 बचेगा। क्लियर है। तो 3 वर्षों में कितने शेष दिन आ जाएंगे 3। मैं आपसे कहता हूं कि 4 वर्ष में कितने शेष दिन आएंगे, तो बोलोगे 365 + 365, तीसरा वर्ष भी 365, बट चौथा वर्ष होगा 366 का, क्योंकि चौथा वर्ष कैसा आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। तो 7 से अगर डिवाइड करूं तो यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1 और यहां से कितना 2, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 5। यानी कि 4 वर्षों में जो शेष दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। क्लियर हो रहा है। तो अब ऐसे ना करते हुए ये समझ में आ गया होगा। मैं ये कहता हूं कि 1 वर्ष में 1 शेष दिन, 1 वर्ष में 1 शेष दिन, तो 2 वर्ष में कितने 2 शेष दिन, 3 वर्ष में कितने शेष दिन 3, 4 वर्ष में देखो आप कहोगे कि 4 तो है ही, एक अगर लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने शेष दिन होते हैं भाई, 2 होते हैं ना। लीप वर्ष में कितने शेष दिन होते हैं 2। तो इस 2 को मैं ऐसे कह सकता हूं 1 + 1, 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। तो 4 वर्ष में 4 तो होंगे ही, यानी 1 तो लीप वर्ष में होगा ही होगा, 1 और जो लीप ईयर्स का बचा होगा यानी 1 प्लस कर देंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 5। 1 प्लस कौन सा, क्या जो लीप ईयर का हमने 1 ही जोड़ रखा था, जबकि लीप ईयर में कितने शेष दिन होते हैं 2, तो उसका 1 और जोड़ देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे 5। 5 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे, तो 5 तो होंगे ही होंगे, और 5 साल में 1 लीप ईयर आता है, उसका 1 बचा होगा यानी 6। 6 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो 6 तो होंगे ही होंगे। 6 साल में कितने लीप ईयर आया 1, तो कितने 7। अब ध्यान दीजिएगा कि शेष दिन कैसे निकालते हैं, जब दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो जो शेष बचेगा वो शेष दिन। तो क्या 7 से भाग देते हुए क्या 7 शेषफल बच सकता है, नहीं बच सकता है ना। तो 7 का मतलब हो गया ये एक बार और विभाजित होगा यानी 0। तो यहां पर 7 के जगह आप क्या कह सकते हो 0। 6 वर्षों में शेष दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। शेष दिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, 6 से ज्यादा शेष दिन नहीं होंगे। जैसे ही 6 से ज्यादा शेष दिन दिखाई दे उसे दोबारा आप क्या कर दोगे 7 से डिवाइड। जैसे हम कहेंगे 7 वर्ष में शेष दिनों की संख्या, तो 7 तो हो गई, प्लस 7 वर्ष में कितने लीप ईयर 1, तो 8 आएगा। 8 को दोबारा 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 1। 8 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे, तो 8 वर्ष में 8 तो होंगे ही, प्लस कितने लीप ईयर थे आपके 2 लीप ईयर थे, तो 2 शेष दिन और हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। और 10 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड, तो शेषफल कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो 10 वर्ष में कितने शेष दिन हो जाएंगे, 10 वर्ष में 3 शेष दिन हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं कहता हूं कि 20 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे, 20 वर्ष में शेष दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 20 वर्ष में भाई 20 तो होंगे ही होंगे, है ना। 1 तो सब में होता है। अब इसमें कितने लीप ईयर रहे होंगे, इसमें बताइए कितने लीप ईयर रहे होंगे। इसमें आपके 4 से डिवाइड किया 5 लीप ईयर रहे होंगे, तो यानी कि 5 शेष दिन और होंगे। कितने 5 शेष दिन होंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल 25 हो जाएंगे। 25 कैसे में समझ में आ रहा है। अगर आप देखो कि 20 वर्ष में 5 तो लीप ईयर होते हैं, ठीक है। 15 कैसे होते हैं साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में 1 शेष दिन, तो 15 में 15, 5 में कितने 10, तो यानी कितना हो गया टोटल 25 शेष दिन हो गए। अब आपको पता है कि शेष दिनों की संख्या आपकी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 7 से दोबारा डिवाइड करेंगे। 7 के 21, 7 या 21 यानी कितना बचेगा 4। तो 20 वर्ष में शेष दिनों की संख्या कितनी होगी 4। वैसी बात करेंगे 50 वर्ष में, कितने में 50 वर्ष में शेष दिनों की संख्या, तो 50 तो होंगे ही होंगे शेष दिन। और कितने लीप ईयर आते हैं 50 में, तो 12 लीप ईयर आते हैं, तो कितना आ जाएगा 62। तो 62 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 56 यानी कितना बचेगा 6। तो 50 वर्षों में शेष दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछते हैं 100 वर्ष में, 100 वर्ष में शेष दिनों की संख्या, तो आप कहोगे 100 तो होंगे ही होंगे, प्लस कितने लीप ईयर होते हैं, तो अभी आपने पढ़ा है पहले कि 100 वर्ष में जो लीप ईयर होते हैं ना, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं 24।
अब ये टोटल कितने हो गए 124। 124 आपको पता है कि 7 से दोबारा डिवाइड करेंगे, तो 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कम 7 यानी 5 54 और 7 सते 49 यानी कितना बच जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा 5। कितने शेष दिन होते हैं 100 वर्षों में? 5 शेष दिन होते हैं। क्या बात क्लियर है? यानी 100 साल में कुल जितने भी दिन हुए उसको अगर हम 7 से डिवाइड करें ना तो कितना बचेगा 5। तो हमने शॉर्ट में कर दिया, 100 साल में 100 शेष दिन तो होंगे, जितने लीप ईयर है उतना आप क्या कर दोगे उसमें और प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं 200 वर्ष में, आपसे बात करते हैं 200 वर्ष में, 200 वर्ष में कितने आपके शेष दिन होंगे? तो 200 तो होंगे ही होंगे प्लस आपके 48 होंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 248। 248 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखो मैं तो इसको ऑरली भी डिवाइड कर सकता हूं पर आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 7 से कटेगा आपका 21 यानी 3 38 यानी फिर 35 कटेगा बचेगा 3। तो ऐसे समझ लीजिए आपका ये है, इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 या 21 बचा 3, 8 38, 5 बार 35 बचा कितना 3, तो यहां पर आ जाएगा 3। तो आपके 200 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे? 200 वर्ष में आपके 3 शेष दिन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 300 वर्ष में। 300 वर्ष में शेष दिनों की संख्या अगर देखें तो 300 तो होंगे ही, 7 में 72 होंगे, तो टोटल 372 हो जाएंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 बचेगा 2 22, 7 21 बचेगा 1। आप करके देख लोगे 300 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 शेष दिन निकल के आएगा। फिर बात करते हैं 400 वर्ष में। 400 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे? 400 तो होंगे प्लस 97 हो रहे होंगे, 497 आ जाएंगे। तो 7 से 7 बार 49 पूरा कट जाएगा, 7 से 1 बार 7 पूरा कट जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो 100 साल में अगर शेष दिनों की संख्या देखो तो कितना आ जाएगा 5, 200 में 3 और उसके बाद 300 में 1 और 400 में कितना हो जाएगा 0। अगर हम 500 की बात करें तो देखो आपको पता है, ये चीज समझिएगा कि 1 से लेकर 100 फिर 200 फिर 300 फिर 400 तक जो प्रोसेस हुई एक पूरी प्रोसेस हो गई। यानी बीच में आपके 3 आपके जो सेंचुरियर थे उनको नहीं लिया, बाकी सारे के सारे लिए। उसके बाद अगर हम 401 से बात करें तो 500 600 700 और 800 तक यहां भी सेम प्रोसेस चलेगा। यानी 400 400 का एक सेट है पूरा, जो प्रोसेस पूरे 400 में हुई वो प्रोसेस आपकी अगली 400 में होगी, वही प्रोसेस आपकी अगली क्या होगी, अगले 400 में होगी। यानी 400 400 के सेट में आपका कैलेंडर बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो कंडीशन थी वही होगी। तो यहां पर 500 वर्ष को आप तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हो 400 प्लस 100। ध्यान रखिएगा 500 को तोड़ने के लिए 400 प्लस 100 कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि 300 प्लस 2। क्यों? क्योंकि 400 का पूरा अपना एक सेट है, जो प्रोसेस 400 में हुई वो अगले 400 वर्ष में फिर होगी। वो ऐसा नहीं कि 300 में होगी फिर 200 में, नहीं। तो इसको तोड़ेंगे 400 500 को 400 प्लस 100, 400 में कितना होता है 0 और 100 में कितना होता है 5, तो 500 वर्ष में कितना हो जाएगा 5। 600 वर्ष में देखेंगे तो 600 को तोड़ेंगे कैसा, 400 प्लस 200, तो यानी कि 400 में 0 शेष दिन, 200 में 3, तो यानी 600 में भी कितने हो जाएंगे 3। 700 वर्ष की अगर हम बात करें तो 700 को तोड़ेंगे 400 प्लस 300, तो इसमें 0 इसमें 1, तो 700 में भी 1। 800 को तोड़ेंगे 400 प्लस 400, तो यानी कि 0 प्लस 0 यानी आपका 0 आ जाएगा। 900, अब आपका जो 800 साल तक हो गया ना, अब अगले 400 साल में वही प्रोसेस। तो 800 के बाद अगर 900 आएगा ना तो 400 400 तोड़ के फायदा नहीं, तो इसको क्या करेंगे 800 प्लस 100 में तोड़ देंगे। 800 प्लस 100, तो 800 साल में कितने शेष दिन 0 और 100 साल में कितने 5, तो 900 साल में कितने हो जाएंगे 5। तो यहां मैं लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि 100 वर्ष में शेष दिन कितना होगा आपका 5, 200 वर्ष में शेष दिन कितना होगा आपका 3, 300 वर्ष में कितना होगा आपका 1, 400 वर्ष में कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। 500 वर्ष में कितना हो जाएगा फिर 5, 600 वर्ष में फिर कितना 3, 700 वर्ष में कितना 1, 800 वर्ष में कितना फिर 0, फिर 900 वर्ष में कितना आ जाएगा 5, फिर 1000 वर्ष में कितना आ जाएगा 3, फिर 1100 वर्ष में कितना 1, फिर 1200 वर्ष में कितना 0। आप देखोगे 400 वर्ष
800 वर्ष, 1200 वर्ष और 1600 वर्ष और 2000 वर्ष, यानी 400 के अंतराल में जो जा रहा है, इनके अंदर जो शेष दिन होंगे, जो क्या होंगे, शेष दिन होंगे, वो कितने होंगे, 0 होंगे। जो शेष दिन होंगे वो कितने होंगे, 0। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि शेष दिन एक बचने का मतलब हुआ कि कैलेंडर में जो पहली तारीख थी वो क्या होगा। तो कैलेंडर की पहली तारीख क्या थी, कैलेंडर की पहली तारीख क्या थी, मंडे थी, सोमवार। 2 तारीख क्या थी, मंगलवार, ट्यूसडे। 3 तारीख क्या थी, बुधवार, वेडनेसडे। 4 तारीख क्या थी, गुरुवार, थर्सडे। 5 तारीख क्या थी, शुक्रवार, फ्राइडे। 6 तारीख क्या थी, यानी सैटरडे। और 7 तारीख यानी कि 0 क्या था आपका, संडे। 7 को मैं ले रहा हूं 0, यानी 7वां दिन जो था वो क्या था, संडे। अब आपका 100 साल में कितने शेष दिन बचे, 5। इसका मतलब है कि 100 साल में जो आपके शेष दिन होंगे ना वो 5। मतलब जो कैलेंडर में 5वां दिन था ना वो 100 साल के अंत में आएगा, यानी क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। 200 साल जैसे ही खत्म होंगे तो यानी 3 शेष दिन बचेंगे, यानी कौन सा दिन आ जाएगा, वेडनेसडे। कौन सा आ जाएगा, वेडनेसडे, वेडनेसडे आ जाएगा। जैसे 300 साल खत्म होंगे शेषफल 1 बचेगा, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां मंडे आ जाएगा। जैसे 400 साल की बात करेंगे शेष दिन 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब होगा कि यहां पर क्या था, संडे था। सेम प्रोसेस 5 में, 3 में, 1 में, यहां भी फ्राइडे, यहां वेडनेसडे, या मंडे या संडे, सेम। अब देखेंगे ये सारे के सारे वर्ष कैसे लिखे हमने, शताब्दी वर्ष है या नहीं है, सेंचुरी ईयर है या नहीं है, एक के बाद एक सेंचुरी ईयर है या नहीं है, बताइए भाई, हाँ या ना का जवाब देंगे। क्या ये एक के बाद एक सेंचुरी ईयर है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर ये सेंचुरी ईयर है, ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर में शेष दिन क्या क्या बच रहा है, 5, 3, 1 और 0। इसका मतलब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन क्या हो सकते हैं, या पूछा जाता है शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन क्या नहीं हो सकते हैं। सेंचुरी ईयर का लास्ट डे क्या हो सकता है, या पूछेगा सेंचुरी ईयर का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता है। तो सेंचुरी ईयर के लास्ट डे क्या क्या होते हैं, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे और मंडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये किसी भी सेंचुरी ईयर के लास्ट दिन ये होते हैं। इसके अलावा और कोई दिन शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्यों, क्योंकि आते ही कोड ये है, अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब फ्राइडे, इसका मतलब वेडनेसडे, इसका मतलब मंडे, इसका मतलब संडे। यही 4 दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकते हैं। इसके अलावा बचे कौन कौन से, ट्यूसडे नहीं हो सकता है आपका, थर्सडे नहीं हो सकता है आपका, सैटरडे नहीं हो सकता है। किसी भी सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन मंगलवार नहीं हो सकता है, गुरुवार नहीं हो सकता है और शनिवार नहीं हो सकता है। कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया, आपको शेष दिन समझ में आ गया, आपको लीप ईयर निकालना आ गया। अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन आपके लिए आसान कैसे हो जाएंगे, क्वेश्चन आसान कैसे हो जाएंगे। चलिए जरा समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जनवरी के महीने में शेष दिन कितने होते हैं, तो जनवरी है 31 का, और 31 को 7 से भाग दोगे तो शेष दिन कितना जाता है, 3, 28 कटेगा। फरवरी अगर आपका साधारण वर्ष है तो 28 दिन का होगा, तो शेष दिन पूरा कट जाएगा, 7 0 आएगा। अगर आपका मार्च की बात करें तो यहां 31 का होता है, शेष दिन 3 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 28 यानी 3 बचेगा। अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 यानी कितना आ जाएगा, 2। अप्रैल के बाद मई आएगा यानी 31 यानी कितना, 3। मई के बाद आपका जून आएगा यानी 30 यानी 2। जून के बाद जुलाई आएगा यानी 31 यानी 3 शेष दिन। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त भी आपका 31 का होता है यानी 3। अगस्त के बाद आपका सितंबर आएगा और यहां पर 30 यानी कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद अक्टूबर आएगा 31 यानी कितना, 3। उसके बाद नवंबर आएगा यानी कितने दिन का होता है, 30 यानी शेष दिन 2। और लास्ट में दिसंबर का महीना 31 दिन का होगा यानी शेष दिन 3 बचेगा। ये आपके महीनों के लिए शेष दिनों की संख्या है। तो क्लियर है, महीनों की भी शेष दिनों की संख्या क्लियर, और आपका वर्षों के लिए भी शेष दिनों की संख्या क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए 45 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे, तो 45 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे, तो आप बोलोगे 45 तो होंगे ही भाई,
45 तो होंगे ही, बट इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 11 लीप ईयर, तो 45 प्लस 11 आप कह दोगे 56 होंगे। 56 आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि आपका 45 वर्ष में कितने शेष दिन हो जाएंगे? 0। अगर मैं कहता हूं कि बताओ 40 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे, तो 40 वर्ष में, एक वर्ष में एक होता है, तो 40 में 40 होंगे होंगे, निश्चित है। बट अगर जितने इसमें लीप ईयर रहे होंगे उतने शेष दिन डबल होंगे, क्योंकि उनमें 2 होते हैं, तो एक एक तो काउंट कर रखा है, बाकी एक एक बचा है। तो 40 वर्ष में कितने? 10 होंगे, तो 50, और 50 को 7 से भाग देंगे तो कितने शेष दिन आ जाएंगे? 1 शेष दिन आ जाएगा। क्लियर है? और बाकी हमने देखा है कि 100 वर्ष में कितने हैं, 200 में कितने हैं, 300 में, 400, 500, यानी शताब्दी वर्ष में कितने शेष दिन होते हैं वो हमें याद है कि 5, 3, 1 या 0 में से कोई एक होगा। और 800, 1200, 1600, 400, 2000, 2400, इनमें जो शेष दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? वो आपकी शेष दिनों की संख्या 0 होगी। अब जैसे अगर हम यहां बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त, ठीक है, अभी इसका कोड के माध्यम से भी देखेंगे, बट अगर समझिए 15 अगस्त आपसे पूछा 1947 को कौन सा दिन था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, और मैक्सिमम लोगों को ये पता है क्योंकि इतने बार एग्जाम में आ चुका है कि आप इसका जवाब अब आपको याद हो चुका है। बट निकालेंगे कैसे? पहले आप समझिएगा इसको बेसिक तरीके से, फिर उसके बाद इसके लिए हम आपको क्या देंगे? इसकी ट्रिक भी देंगे, यानी कि कोड भी देंगे कि कोड के माध्यम से इसको आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए आपके पास 15 अगस्त 1947 है। आपको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है कि कौन सा दिन है। तो आपको क्या चाहिए? टोटल कुल दिन कितने हैं, कुल दिन कितने हैं अगर आपको ये पता लग गया तो उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, और जितना शेष बचेगा उस शेष दिन के माध्यम से हम क्या करेंगे? देख लेंगे कि कौन सा दिन रहा होगा। बट इतने सारे दिनों को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है ना, अगर मैं एक साथ कुल दिन की संख्या निकालूं तो नहीं है। आप देखिए कि 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, तो अभी तक कुल कितने वर्ष समाप्त हो गए? तो जो वर्ष समाप्त हो गए वो 1946 वर्ष समाप्त हो गए। ये 47वां वर्ष चल रहा है, ये वर्ष आपका चल रहा है। इस वर्ष के कौन कौन से महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने खत्म हो गए। अगस्त को नहीं लेंगे क्योंकि अगस्त के अभी कितने दिन हुए? 15। ये आपके दिन है, ये महीने। तो आप देखेंगे ये आपके पास क्या दे रखा है? वर्ष। आपके 1946 वर्ष समाप्त हो गए। 1946 वर्ष में कितने शेष दिन रहे होंगे? तो हम निकाल लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। कैसे? 1600 प्लस 300 प्लस 46 वर्ष। क्लियर है? आपने 1600 प्लस 300 क्यों? 1900 प्लस 46 भी कर सकते थे, पर 1900 का डायरेक्ट आपको नहीं पता कि कितने शेष दिन। तो आपको पता है कि 1600 में शेष दिन कितना आएगा? 0। 300 में कितना आएगा? 1। और 46 वर्ष के लिए डायरेक्ट नहीं पता है, बट हम निकाल सकते हैं ना। 46 वर्ष में 46 तो होंगे ही, प्लस लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी? इसमें 11 आएगी, तो कितने आ जाएगा? 57। और 57 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 1 यहां से है, 1 यहां से, यानी 1946 वर्ष में जो शेष दिन बनेगा वो कितना बनेगा? 1। 1946 वर्ष खत्म हो गए, उसमें शेष दिन 1 बचा। अब जनवरी का महीना आया, कब का? 1947 का। दिन कितने रहे होंगे? 31। तो शेष दिन कितना बचा? 3। अब 1947 की फरवरी आई। 1947 की फरवरी, क्या 1947 लीप ईयर है? जी नहीं है। तो इसमें कितने दिन होंगे? 28। और 28 दिन में शेष दिन कितने बचेंगे? 0। फिर मार्च आएगा 31 का, यानी शेष दिन कितने बचेंगे? 3। अप्रैल 30 का, यानी शेष दिन कितने बचेंगे? 2। फिर 31 यानी 3, फिर 30 यानी कि 2, फिर 31 यानी कि 3। ये शेष दिन आपके बचेंगे। तो यहां से पकड़ा 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना? 13, 13 और 3 कितना? 16। और 16 में शेष दिन कितने बचेंगे? 7 दूनी 14 कट जाएगा, यहां से 2 बचेगा। यानी 16 को 7 से भाग देंगे, क्योंकि शेष दिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो इसे दोबारा 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 कटेगा, यानी 2 बच जाएगा। तो यहां से भी 2 आ गया, यहां से 1 आया, यहां से 2 आ गया। अब ये दिन है, और दिन को तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर सकते हैं ना,
इसे 7 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वर्ष है, ये दिन नहीं है। अगर ये दिन होते तब तो हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लेते। तो यहां इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एक शेष दिन यहां से बचा, 2 यहां से और 1 यहां से, सॉरी 1 नहीं, 1 ये है और 1 ये, यानी कुल मिला के यहां से कितने बचे? 2। तो 2 यहां से, 2 यहां से, 4, 1 यहां से 5, यानी शेष दिन कुल कितने बचे? 5। और 5 शेष दिन का मतलब है कि कौन सा डे है? फ्राइडे, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को जो आपका दिन रहा होगा ना, वो कौन सा रहा होगा? शुक्रवार रहा होगा, यानी कि क्या रहा होगा? फ्राइडे रहा होगा, और फ्राइडे ही था। ये सबको आंसर याद है। तो क्या करेगा? आपने ध्यान दिया कि वर्ष को एक कम क्यों लिया, या महीना भी एक कम क्यों लिया, और इसको हमने ब्रेक क्यों किया, इधर ये क्या करा, ये क्या करा। यह है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, यही क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा, इसके कोड बताऊंगा। कोड से आपको कोड याद रखना पड़ेगा, बट ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सीख लिया तो जीवन काल के लिए ये सारी चीजें सीख ली। पर कोड भी बताएंगे, वहां कोड लगाना है। ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम निकालें 26 जनवरी, क्या निकालें? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1950वां वर्ष चल रहा है। वर्ष कितने समाप्त हो गए? 1949। जनवरी का महीना चल रहा है ये, यानी कि कोई भी महीना अभी तक खत्म नहीं हुआ है 1950 का, तो यहां कुछ भी नहीं आएगा। और जनवरी के दिन कितने हो गए? 26 दिन हो गए, तो यानी दिन 26 हो गए। ये क्या है आपके? ये आपके दिन है, और ये आपका क्या है? ये आपका वर्ष है। ये दिन है और ये वर्ष है। तो इसको तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके 21 यानी 5 लिख सकते हैं, बट इसको आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? वर्ष। तो इसको हमने एक चीज देखा है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। हमें पता है कि 1600 वर्षों तक कितने शेष दिन थे? 1600 के बाद 300 वर्ष तक कितने थे? प्लस बचे आपके 49 वर्ष और बचे। तो 1600 वर्ष तक शेष दिन 0 थे, 300 में 1 था, 49 में 49 तो होंगे, प्लस 12। क्यों? क्योंकि 49 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? 12। तो देखो, या तो दोनों को प्लस करके 7 से डिवाइड कर दो, या 7 से इसको डिवाइड करोगे तो यहां से कुछ नहीं बचेगा, और 7 से इसको डिवाइड करोगे तो यहां से 5 बचेगा। अगर दोनों को प्लस करते हो ना तो भी 61 आएगा, और 61 को यदि आप 7 से डिवाइड करते हो तो भी आपका 5 बचेगा। तो 5 यहां से बचा और 1 यहां से बचा, तो वर्ष से जो कुल शेष दिन आए 6 आए, और 5 यहां से आए, तो 6 और 5 कितना? 11। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? थर्सडे होता है, यानी गुरुवार होता है। तो आपका 26 जनवरी 1950 को क्या था? गुरुवार था, यानी कि क्या था? थर्सडे था। क्लियर हो गया? क्या ये बात क्लियर है भाई? किस तरीके से हम इसको निकाल पा रहे हैं, किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आज का दिन, जैसे हम आज पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, और आज का दिन जैसे मान लिया जाए कि कुछ भी ले लो, चलो आपने ले लिया इसको 10 अक्टूबर 2024। 10 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन था? ठीक है, या 10 ना लेकर आप इसको लिख लो 30 अक्टूबर, है ना? 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर कर लीजिए। 31 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन था, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि वर्ष कितने समाप्त हो गए? 2023 वर्ष समाप्त हो गए। महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं ले। अब आप सोच रहे होंगे इतना समय लगेगा। नहीं भाई, ये आपको समझाने के लिए महीने लिख रहा हूं। आप तो यहां पर लिखते जाओगे 3 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 ऐसे करके लिखोगे, वो आपका आ जाएगा। और 31, ये 31 दिन है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। और आपको पता है 2000 वर्षों तक कितने शेष दिन थे? 0 और 23 आ जाएगा। 2000 में 0, 23 में 23 तो होंगे, और कितने लीप ईयर है इसमें? 5 लीप ईयर है। 23 साल में 23 शेष दिन तो होंगे, 5 लीप ईयर आते हैं तो 5 और आके 28 हो जाएंगे। और 28 का मतलब कितने शेष दिन? 0। तो यहां से भी 0, यहां से भी 0, तो 2023 में जो शेष दिनों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0। जनवरी 2024 की हो चाहे कभी की, 3 बचेगा। फरवरी 2024 की है तो 29 की होगी 1। मार्च 3 2 3 2,
3, 3 और 2। कैसे करा ये आपको समझ में आ गया होगा, जितने दिन है 7 से डिवाइड। अब देखो, या तो सबको एक साथ जोड़ दो, लास्ट में 7 से डिवाइड कर दो, या ऐसे कर दो 3 और 1 4 और 3 7, कट गया, यहां तक कोई शेष दिन बचेगा नहीं। फिर कर दो 2 और 3 5 और 2 7, कुछ कट बचा नहीं। फिर 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब क्या होगा, 7 से भाग देंगे 1, तो यहां से कितना बच गया 1, महीने से 1 बचा, वर्ष से 0 बचा, यह है 31 दिन। तो 31 दिन को 7 से भाग देंगे तो यहां से कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 यहां से बचा, 1 ये 4 और 0 यहां से है, तो 4 का मतलब क्या होगा, थर्सडे होगा। तो उस दिन 30 अक्टूबर को जो दिन होगा वो थर्सडे होगा। आप ध्यान रखेंगे क्या दिन होगा, थर्सडे होगा। कब, 30 अक्टूबर को जो दिन रहा होगा वो थर्सडे रहा होगा। क्लियर है, क्या समझ में आ गई बात। अब आगे बात करते हैं कि इन क्वेश्चन को कोड के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, कोड आपके एक तो महीनों के लिए है, मंथ के लिए है, और एक कोड आपका ईयर के लिए है। तो पहले मंथ की कोड की बात करते हैं कि मंथ के कोड क्या है। चलिए जरा कोड अगर आप समझेंगे तो जो आप देख रहे थे ना कि अक्टूबर है तो सितंबर तक लिया है, जनवरी है तो यानी कुछ भी नहीं लेना है। आप देखिए जनवरी का अगर महीना लिखा है ना, कुछ भी निकालना है जनवरी का महीना, तो कुछ लेते हैं हम, नहीं लेते हैं। तो जनवरी के लिए जो कोड हो गया वो क्या हो गया, 0। जब अगर यहाँ फरवरी लिखी होती है, क्या लिखी होती है, फरवरी, अगर यहाँ फरवरी लिखी है तो आप महीना सिर्फ जनवरी का लेते हैं, और जनवरी के लिए कितने शेष दिन होते हैं, 3। तो यानी कि फरवरी में जो कोड आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। अगर यहाँ मार्च लिखा है, यहाँ मार्च है तो महीने कौन से लेंगे, जनवरी और फरवरी का। जनवरी में शेष दिन कितने होते हैं, 3, फरवरी में 0, तो भी कितना आ जाएगा, मार्च के लिए आपका 3 आ जाएगा। अगर यहां पर क्या है, अप्रैल लिखा है, क्या लिखा है, अप्रैल, तो यहां जनवरी, यहां फरवरी, यहां मार्च तक जाएंगे, यानी कि 3 3 0 और 3, यानी कि अप्रैल के लिए जो कोड आएगा, अगर अप्रैल लिखा है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अप्रैल के बाद मई लिखा है तो यहां अप्रैल तक आएंगे, यानी 2, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 और 3 6 2 8, 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, यानी मार्च अप्रैल मई के लिए 1 आ जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा आपका 6, यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा आपका 0, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा आपका 5। क्लियर है, तो ये आपका कोड रहेगा किसके लिए, महीनों के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना जरा थोड़ा, ये कोड है, इन कोड को कैसे निकला ये आपको समझ में आ गया है ना। अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखो इन कोड को या तो ये लिख लो 0 33 614 625 और 0 35, या तो ये लिख लो, या एक एक बढ़ाकर 1 4 4 0, 6 को बढ़ा के 7 यानी 0, और 2 यानी 5, और इसको 6 के बाद एक 0 3 6, और ये 1 4 6। या तो ये कोड याद कर लो या फिर ये कोड याद कर लो। क्लियर है, इन दोनों में से एक कोड कोई एक याद कर लो। अगर आप ये कोड याद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर 1 शेष दिन यानी मंडे होगा, 2 शेष दिन यानी ट्यूसडे होगा, 3 शेष दिन यानी वेडनेसडे होगा, 4 यानी थर्सडे होगा, 5 यानी फ्राइडे होगा, 6 यानी कि सैटरडे होगा, और 0 यानी कि संडे होगा। अगर आप ऊपर वाले कोड को याद करते हो ये होगा। क्लियर है, अगर ये वाला कोड करते हो तो 1 यानी कि संडे लेना पड़ेगा, 2 यानी मंडे, 3 यानी वेडनेसडे, ट्यूसडे, 4 यानी वेडनेसडे, 5 यानी थर्सडे, और 6 यानी कि फ्राइडे, और 0 यानी कि सैटरडे। ये अगर आप 100, ये क्यों, क्योंकि 144 यानी कि 12 का वर्ग है, 0 25 5 का वर्ग है, 0 36 6 का वर्ग है, और 146 यानी 12 का वर्ग प्लस में क्या है, 2 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, दोनों ही कोड मंथ के लिए है, और मंथ अगर आप पहला कोड तो 1 यानी मंडे लेना है, अगर ये वाला कोड तो यानी आपको संडे लेना है। अगर आपका यहां पर क्या हो, लीप ईयर हो, अगर यहां पर कोई लीप ईयर आ जाए तो इसके जगह 0 लेना है, इसके जगह 3, बस बाकी सेम, और इसके जगह यहां पर 6 लेना है और इसके जगह 2 लेना है, बाकी क्या है, सेम, यानी 1 1 कम लेना है, 1 1 कम लेना है, यानी 0 से 1 कम 6 होता है,
और 3 से कम 2, 1 से कम 0 और 4 से कम 3 होता है। बस ध्यान रखिएगा दोनों कोड पर, एक यहाँ संडे है और ऊपर वाले के लिए मंडे, ये आपकी मर्जी है। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कोड कि 1900 सेंचुरियर से 1900 सेंचुरियर से ज्यादा के लिए आप 0 लोगे, 2000 से ज्यादा के लिए आप 6 लोगे, फिर 2100 से ज्यादा के लिए आप 4 लोगे, फिर 2200 से प्लस के लिए आप क्या लोगे, 2 लोगे, फिर 2300 के लिए आप क्या लोगे, 0। अगर यहाँ 1800 की बात करें तो इससे पहले 2 होगा, 1700 प्लस के लिए आप कितना लोगे, 4, 1600 प्लस के लिए आप कितना लोगे, 6 और 1500 प्लस के लिए आप कितना लोगे, यहाँ पर 0 लोगे। ये कोड आपको लेने हैं, वर्ष के लिए ये कोड आपको लेने हैं। अब जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, ठीक है, थोड़ा इसको मिटा लेता हूं। जैसे आपने 15 अगस्त 1947, अब जब आप ये कोड लेोगे ना तो आपको कम ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो लिखा है वही। 1900 जैसे 15 है तो 15 तो ये दिन है, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 1 आएगा। अगस्त के लिए कोड क्या है, अगर आप यहां वाले में चलोगे तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के लिए कोड क्या है, 3। अगर ऊपर वाले के हिसाब से चलेंगे तो अगस्त के लिए कोड 2 है। अगर यहां से चलोगे तो 1 को संडे मानना है, अगर ऊपर वाले कोड से चलेंगे तो 1 को मंडे मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1947 प्लस के लिए क्या है, 0। क्या कोड है, 0। बस याद रखना है वर्षों को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले तो आपने कोड लिख दिया, बाद में आखिरी की 2 संख्या क्या लिखी है आपने, 47, और तीसरा स्टेप इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर 11 हो गए, तो आपने इसको प्लस करा, 58 आ गया। यहां से शेष दिन कितने आ गए, 2। वर्ष से कितने आ गए, 2। महीने से कितने आए, 3 यानी 5, और यहां से 1 आ गया यानी कितना आ गया, 6। तो 6 यानी कि कोड आपने कौन सा लिया था, ये वाला 6 यानी कि फ्राइडे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फ्राइडे हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है, क्या आपको समझ में आ गया कि कोड के माध्यम से किस प्रकार से क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, जैसे आपको दिखा देते हैं कि 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1950 को करना है, ठीक है, 1950 को करना है, कौन सा दिन रहा होगा। तो ये तो दिन है, इसको तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। जनवरी के लिए कोड क्या है, अगर नीचे वाला लेते हो 144 वाला, तो जनवरी के लिए कोड है आपका 1। पहले देखना क्या लीप ईयर है, नहीं है, तो यानी कोड क्या है, 1, तो जनवरी के लिए 1। 1950 यानी 3 पार्ट में, तो 1900 से प्लस के लिए क्या है, 1900 प्लस के लिए क्या देखेंगे, 0, तो यानी 0। फिर लास्ट के 2 डिजिट यानी 50 में लीप ईयर यानी कितने, 12, तो ये हो गया। इसको आपने ऐड किया, अगर यहां से देखो तो 1 शेष दिन, यहां से देखो तो 5 शेष दिन है ना, 7 कम 7 5 बचेगा, तो टोटल मिला के 6 हो गया। या फिर टोटल आप ऐसे लिखते 62, तो 56 आ जाता, तो 56 में भी कितने शेष दिन आ जाते, 6, तो यहां से कितना आ गया, 6। यहां से 6 आया, यहां से 1 आया और यहां से 5 आया, तो 6 और 1 7 यानी 0 यानी 5 आया। और 5 जो कोड है ना, ये हमने नीचे वाला लगाया तो किसके लिए, थर्सडे के लिए, तो यानी कि यहां पर क्या था, थर्सडे होगा। अगर ऊपर वाला कोड लगाते तो यानी 1 वाले से आप ये मंडे से स्टार्ट करते। क्या ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहां तक, बताइए क्लियर है, क्या चीजें क्लियर है, बताओ, कोई डाउट। अब जैसे आपको क्या करना है, 2024, जैसे आपको 31 अक्टूबर 2024 करना है, ठीक है। 31 में शेष दिन 3 हो जाएगा। अक्टूबर कौन सा महीना है भाई, अक्टूबर का कौन सा महीना होता है, 10वां महीना होता है। तो 10वें के लिए जो कोड होगा, देखो लास्ट के 3 10 11 12, तो यहां कितना था, 146, तो यानी कि अक्टूबर के लिए कोड क्या है, 1। इसको क्या करेंगे, एक तो 2024 है, 2000 से प्लस है, 2000 से प्लस के लिए देखो 1900 के लिए क्या था, 1900 प्लस से वाले नंबर्स के लिए क्या था, 0, और 2000 प्लस वालों के लिए क्या था, 6। ऐसा भी कह सकते हो 1900 से 1999 तक के लिए 0 है, 2000 से 2099 तक के लिए 6 है, तो यहां 6 आ जाएगा। लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 24, और लास्ट के 2 अंकों में लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 6, तो 24 6 3 यानी 36, और 36 में 1, तो 1 यहां से आया, 1 यहां से आया, यानी 2 और 3 यहां से है, तो कितना आ गया, 5,
और 5 कोड आपने नीचे वाला लिया था, जहां 1 का मतलब संडे होता है, 2 का मतलब मंडे होता है, 3 का मतलब आपका ट्यूसडे होता है, 4 का मतलब वेडनेसडे होता है, 5 का मतलब थर्सडे होता है। तो 31 अक्टूबर 2024 को क्या रहा होगा? थर्सडे होगा। क्या होगा? थर्सडे होगा। क्या क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? अब आप निकाल लोगे। अगर आपसे कोई डेट पूछे, कोई डे पूछे, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब नेक्स्ट टाइप देखो। हम पूरी एक वीडियो में आपका पूरा कैलेंडर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पूरा खत्म कर रहे हैं, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को लेते हुए और ट्रिक को लेते हुए दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा और समय देंगे तो एक ही आपकी वीडियो में पूरा का पूरा कैलेंडर आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी कैलेंडर के हम क्या लेके आ जाएंगे? क्वेश्चन से लेके आ जाएंगे, जिसमें आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। बट कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये लग रहा होगा कि एक ही वीडियो में ज्यादा है, तो रोक रोक कर आप देख सकते हो, 2-3 पार्ट में देख सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपको क्या दिया कि यदि आज सोमवार है, यदि आज क्या है? सोमवार यानी मंडे है, तो आपसे पूछेगा कि आज से 63 दिन बाद, 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको बताना है कि यदि आज सोमवार है तो आज से 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। क्लियर है? तो आपने देखा कि अगर आज मैंने एक मान लिया, अगर आज आपका मंडे है तो 63 दिन बाद बोला, दिन बाद यानी कौन से दिन की बात कर रहा है? 64 दिन की बात कर रहा है। 64वां दिन कौन सा होगा? तो 1 से लेकर 64 तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी इनके बीच में? इनके बीच में 63 दिन होगी। अच्छा, बीच का क्यों लेता है? जैसे हमने कहा कि 15 अक्टूबर को संडे है ना, तो हमें देखना है 16 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो 15 से 16 देखना है, तो इनके बीच में कितना दिन है? 1, तभी तो एक दिन बढ़कर मंडे आ जाएगा। एक दिन, बीच में कितना दिन है यही तो देखते हैं। तो इनका हमने क्या दे दिया? डिफरेंस। अगर ये दे दिया और ये पूछा है तो एक दिन का गैप है ना बीच में, तो एक दिन प्लस हो क्या आएगा? तो एक दे रखा है और 64वां पूछा है, तो इनके बीच में कितने दिन है? 63 दिन है। अब 63 दिन को अंगुलियों में तो गिन नहीं सकते, तो 63 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से कितने बार कटेगा? 9 बार 63, यानी शेषफल 0। यानी कि कितने शेष दिन है? 0। यानी कि 0 दिन प्लस होकर आएंगे, 0 दिन प्लस होकर आएंगे, यानी क्या रहेगा? मंडे ही रहेगा। क्या रहेगा? मंडे ही रहेगा। अगर क्वेश्चन होता कि यदि आज सोमवार है, यदि आज क्या है? सोमवार, यदि आज मंडे है, यदि आज क्या है आपका? मंडे यानी सोमवार है, तो आपसे पूछता 63वां दिन कौन सा होगा? 63वां दिन कौन सा होगा? तो आज यानी एक पूछा है और एक को क्या है? सोमवार, और आपसे 63वां दिन पूछा है, तो इनके बीच में दिन कितने हैं? 62। इस 62 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से 8 बार कितना कट जाएगा? 56, बचेगा 6, यानी 6 दिन प्लस होकर आएगा। अब सोमवार में 6 दिन प्लस होकर आना है, यानी सोमवार, एक मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो यहां पर क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्लियर है? रविवार हो जाएगा। अब आप देखिए, अब कैलेंडर में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको 6 प्लस करना है, इसका मतलब 6 दिन आगे जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर में 6 दिन बाद जो हमें मिलेगा ना, कैलेंडर में 6 दिन बाद जो हमें मिलेगा, वो आज से एक दिन पहले रहा होगा। यानी कि या तो +6 कर दो, या फिर माइनस क्या कर दो? 1 कर दो। या तो +6 कर दो, या फिर क्या कर दो? -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको 6 आगे जाना था ना सोमवार में, तो हम 1 पीछे आ गए, सोमवार से 1 पीछे क्या होगा? रविवार, तो आंसर रविवार हो जाएगा। जैसे +5 करना है तो -2 कर दो, +4 करना है तो -3 कर दो, +3 तो -4 करने की जरूरत नहीं, ज्यादा क्यों करें, तो +3 करना है तो +3 कर लो। अच्छा, अगर बैक जाना है, अगर आज सोमवार है तो आज से 63वें दिन पहले क्या रहा होगा? तो सेम वही करना है, -6 करना है। अब यहां +6 कर रहे थे, पीछे जाने के लिए माइनस करना होगा, तो माइनस करना है 6, तो -6 की जगह आप क्या कर सकते हो? +1 कर सकते हो। पीछे जाने के लिए जो भी शेष दिन निकलेगा उसमें माइनस करना है, आगे जाने के लिए जो भी शेष दिन होगा उसमें क्या करना है? प्लस कर देना है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में कि भाई 15 अगस्त
2021 को था रविवार, ठीक है, संडे था, क्या था, संडे। और आपसे पूछ लेगा 15 अगस्त 2027 को बताओ कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आता है कि भाई 15 अगस्त 2021 को संडे था, तो 15 अगस्त 2027 को बताओ क्या होगा। तो आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष ना एक दिन बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष एक दिन बढ़ता है। जैसे 15 अगस्त 2021 को यदि संडे है ना, तो 15 अगस्त 2022 को क्या होगा, मंडे। हर साल एक एक दिन बढ़ के आता है, बट अगर साधारण वर्ष है, अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़कर आता है। तो जैसे अगर मैं कहूं 15 अगस्त 2023 को क्या होगा, तो मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा। अब मैं कहता हूं कि हमें 27 निकालना था ना, 15 अगस्त 2024 को क्या होगा। अब लीप ईयर आ गया, क्या इस लीप ईयर की फरवरी आएगी इनके बीच, बिल्कुल आएगी। तो यहां पर 2 दिन बढ़ के आ जाएगा, यानी ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आना था, पर क्या आ जाएगा, थर्सडे, क्योंकि इनके बीच में जो दिनों की संख्या होगी 366 हो जाएगी, यानी कि शेष दिन 2 आएंगे। इनके बीच में दिनों की संख्या 365, इनके बीच में 365, तो जिनके बीच में 365 दिन होंगे ना, वहां पर एक दिन बढ़ेगा, और जिनके बीच में 366 दिन होंगे वहां पर आपके 2 दिन बढ़ जाएंगे। अब 15 अगस्त 2025, अब यहां पर आपको फरवरी किसकी आएगी, 25 की, तो लीप ईयर नहीं है, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे आ जाएगा। फिर 15 अगस्त 2026, 15 अगस्त 2026 यानी सैटरडे आ जाएगा। फिर 15 अगस्त 2027 लीप ईयर नहीं है, यानी संडे आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा संडे। तो ये तरीका है। अब आप डायरेक्ट देख सकते थे कि 15 अगस्त 2021 से 27 आना है, तो इसके बीच में कितने वर्ष है, 6 वर्ष। कितने वर्ष है, 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष में कितने शेष दिन होंगे, 6 तो होंगे ही। अब लीप ईयर देखने कितने होंगे, 6 वर्ष के अंदर लीप ईयर कितने आए होंगे इसमें, तो इसमें एक ही लीप ईयर आया होगा, यानी कौन सा रहा होगा, वो 24 वाला। तो उसके वजह से 6 में तो आपको पता है कि 6 तो होंगे ही, एक लीप ईयर था तो एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी 7, 7 का मतलब 0, यानी कि जो दिन यहां था ना, जो दिन यहां था 21 में, वही दिन 27 में होगा। क्यों, क्योंकि शेष दिनों की संख्या कितनी हो रही है, 0 हो रही है। कितनी हो रही है, 0 हो रही है। क्लियर है, क्या इतनी चीज क्लियर है, बताइए भाई, कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट, क्या ऑल क्लियर है। तो इस तरीके से आप कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं कह दूं कि आपसे पूछा जाए कि 15 जनवरी 2019 को संडे था, तो आपसे पूछा गया कि बताइए 19 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है। अब यहां पर दिन अलग है, तो आप क्या करिएगा, पहले 15 जनवरी 2023 तक आइएगा। इनके बीच में कितने वर्ष है, इनके बीच में 4 वर्ष है। कोई लीप वर्ष है, हाँ एक लीप वर्ष है, तो शेष दिन हो जाएंगे 4 + 1, यानी कितने शेष दिन हो जाएंगे, 5 शेष दिन हो जाएंगे ना। 4 वर्ष में 4 शेष दिन होने चाहिए थे, बट एक 2020 लीप ईयर आया, उसके वजह से एक दिन एक्स्ट्रा, यानी 5, तो संडे में 5 जोड़ देंगे। संडे में 5 दिन आगे जाओ या फिर -2 कर दो, एक ही बात है। तो संडे में -2 करेंगे तो यानी सैटरडे यानी फ्राइडे। तो यहां तक क्या था, फ्राइडे था। क्या हो गया, फ्राइडे। 15 जनवरी 2023 को फ्राइडे आ गया, पर पूछा क्या है, 19 फरवरी। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी आ सकते हैं। 15 जनवरी से 15 फरवरी 2023, महीना कौन सा खत्म हुआ, जनवरी का। तो जनवरी कितने दिन का, 31, तो शेष दिन कितना, 3। तो फ्राइडे में 3 प्लस कर देंगे, तो फ्राइडे में 3 प्लस करेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, यानी यहां तक आगे क्या हो गया, मंडे। कहां तक, 15 फरवरी। 15 फरवरी से 19 फरवरी कितने दिन है, 4 दिन है, तो यानी कि 4 शेष दिन, यानी 4 दिन है तो 4 में क्या होगा, 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो 4 ही शेष दिन रहेगा। तो मंडे में फिर 4 प्लस कर देंगे, मंडे में फिर 4 प्लस करेंगे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी फ्राइडे आ जाएगा। आंसर हो जाएगा फ्राइडे। क्या क्लियर है, किस प्रकार किया हमने, समझ में आ गया, आंसर कैसे हो जाएगा, फ्राइडे। तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक, कोई प्रॉब्लम बताइएगा। यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है आपको, कोई डाउट यहां तक क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप इस कैलेंडर को आप पढ़ोगे। और आज तो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा, चीजों को समझा,
अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना आपकी रीजनिंग की, उसमें कैलेंडर के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ लिया है कि आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाओगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए फिर इसी कड़ी में आज हम यहीं पर रोकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।